नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, सभी उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा। 1 अगस्त से मिलेगी मुफ्त बिजली। अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी के छापे। बलरामपुर में 12 जगहों और मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी। हवाला लेन देन से जुड़ा है मामला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार। 4 श्रेणी में दिए जाएंगे 78 पुरस्कार। मूल्यांकन में 14 करोड़ लोग हुए शामिल। सहकार और रोजगार उत्सव नाम से जयपुर में आज सहकारिता सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर होगा जोर। ट्रंप ने भारत के साथ जल्द व्यापार समझौते के दिए संकेत। कहा, बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत जल्द हो सकती है पूरी। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने एक्स पर कहा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनकी घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अब तो समझिए 1,80,86,00,000 उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 125 यूनिट फ्री, मतलब 1,67,00,000 परिवार, टोटल कंज्यूमर बिहार में 1,87,000 है। उसमें से 1,67,00,000 125 मेगावाट ही यूज करता है और उनको बिजली फ्री हो गया। लेकिन अगले 3 साल में उनके घर पे या घर पे जगह नहीं है तो कोई कॉमन जगह पर ये सोलर से जोड़ दिया जाएगा। उसमें जो कुटीर योजना वाले हैं, घर है जिनका, तो वो करीब 56 लाख है, उनके घर में तो फ्री सोलर लगा दिया जाएगा। रेस्ट में 50% बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है। आप लोग जानते हैं कि जल जीवन हरियाली जब मुख्यमंत्री जी शुरू किए थे, उस समय उनका योजना था कि सोलर को प्रमोट करना, और उसी बैकग्राउंड में यह है कि अगले 3 साल में सारे घरों पे सोलर लग जाएगा।
आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के लिए चल रहे SIR अभियान में अब केवल 6.85% मतदाताओं के ही फॉर्म भरना शेष है। चुनाव आयोग ने बुधवार शाम तक ताजा आंकड़े जारी करते हुए ये जानकारी दी है। बिहार में 24 जून 2025 तक कुल 7,89,6844 अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 6,99,92,926 गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं। ये कुल वोटर्स का 88.65% है। वहीं बुधवार तक 6,47,24,300 गणना फॉर्म अपलोड किए गए हैं, जो कि कुल मतदाता के करीब 81.96% है। बिहार में 35,69,435 मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। बिहार में अब तक मृत मतदाताओं की संख्या 12,55,620 है। वहीं स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या संभवतः 17,37,336 है। अब तक एक से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाता की संख्या 5,76,479 पाई गई है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। आज सुबह 5 बजे से ही झांगुर के सभी ठिकानों पर बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। इसमें बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। गौरतलब है कि यूपी एटीएस ने झांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिनमें कई अहम खुलासे हुए। एटीएस को नसरीन से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थीं, जिन्हें ईडी के साथ साझा किया गया है। ईडी ने इसी आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस मामले के एक आरोपी नवीन ने शहजाद शेख को 2 करोड़ ट्रांसफर किए थे, जिसके बाद शहजाद शेख के बांद्रा और माहिम आवास पर छापेमारी की गई। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन के साथ हवाला और विदेशी खातों के मामले में भी ईडी जानकारी जमा कर सकती है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का नवा संस्करण है। ये ऐतिहासिक आयोजन स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU को आगे बढ़ाने वाले शहरों के अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कृत करेगा। इस वर्ष सुपर स्वच्छ लीग शहर 5 जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष स्वच्छ शहर, विशेष श्रेणी, गंगा शहर, छावनी बोर्ड, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य केंद्र शासित प्रदेश का होनहार स्वच्छ शहर जैसे 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की थीम पर केंद्रित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में यमुना वाटिका का दौरा किया। उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ बांस थीम वाले बांसेरा पार्क भी गए। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। Infrastructural development has been phenomenal, unimaginable. People-centric policies have resulted in electricity, toilet, gas connection, internet in every household, educational facility and health facility available virtually next door. Connectivity in all facets has been high speed, high efficiency, and time has been reduced. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में विकास दर तेजी से बढ़ रही है। इसने भारत को दुनिया का सबसे आकांक्षी राष्ट्र बना दिया है। Our economy during this period, the rise has been the topmost amongst large economies. The development witnessed during last decade is unmatched. The growth has been more than 65%.
This has made India the most aspirational nation in the world. और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री दादिया गांव में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। इस सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों का लाभ उठाने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का विषय है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। हमारे देश की बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की गूंज खेतों, गांवों और शहरों में सुनाई देती है। देश की सहकारी समितियां इनका एक मौन किंतु शक्तिशाली आधार है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने तक सहकारी समितियों ने समावेशी विकास का ताना बाना बुनने और सहकार से समृद्धि की भावना का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बाद उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित PTC इंडस्ट्रीज रक्षा और एरोस्पेस के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर रही है। यहाँ पर निर्मित उत्पाद से देश की जरूरत के साथ ही इसका निर्यात भी किए जाने की बड़ी तैयारी चल रही है। रक्षा औद्योगिक गलियारे के लखनऊ नोड में 50 एकड़ में स्थापित PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नई सुविधा और निर्माण अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रही है। PTC इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जो लखनऊ में स्थापित ब्रह्मोस विनिर्माण संयंत्र को टाइटेनियम के पुर्जे और सामग्री भी उपलब्ध कराएगी। PTC इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सचिन अग्रवाल ने संयंत्र के संचालन और विस्तार की भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश को रक्षा क्षेत्र और एरोस्पेस क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि अब हम ये उत्पादन कर रहे हैं, जिससे अब हमें इन चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पर इस फैसिलिटी में ये जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स हमने क्रिएट किया है, ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर में ये हमारी नया इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि देश को सही माने में आत्मनिर्भर बनाना। वो किस तरह से बनाना है, जिससे कि जितने भी देश में डिफेंस के और एरोस्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट, प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म बनते हैं, वो किसी न किसी क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मटेरियल से बनते हैं। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं टाइटेनियम से मटेरियल और सुपर अलॉय मटेरियल। तो ये मटेरियल बनाना और उनसे बाकी सारे प्रोडक्ट बनाना, बाहर के देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, जो कि आज तक हम हैं, और उसी वजह से हम ये सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप नहीं कर पा रहे। उन्होंने टाइटेनियम के पुर्जे और सामग्री की जरूरत और उपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा कि देश में इसके निर्माण के बाद इसकी लागत में बड़ी बचत होगी, साथ ही देश को इसे मजबूती मिलेगी। टाइटेनियम बात करें, वो उसमें उसकी जो स्टील के कंपैरिजन में अगर करें तो उसका वेट करीब करीब आधा है और स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा। तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो टाइटेनियम का बहुत ज़्यादा है। तो उसकी एप्लीकेशन जहाँ भी जो जैसे हवा जहाज मोड़ना है, चाहे हवाई जहाज है, हवाई जहाज का इंजन है, मिसाइल है, एरोस्पेस कंपोनेंट है, पनडुब्बियाँ हैं,
इन सब जगह जहाँ पे वेट की बड़ी ही इम्पोर्टेंस होती है वहाँ पे एप्लीकेशंस की, सुपर लॉयज़ की जहाँ पे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस हैं जैसे हवाई जहाज का इंजन है वहाँ पे होती है। तो सब जगह इन सब की एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे आर्टिलरी गन हो, BAE के M777 का अल्ट्रा लाइट वेट हाविट्जर हो, चाहे पनडुब्बी हो, सब जगह हमारी इसकी सप्लाईज है। ब्रह्मोस में भी टाइटेनियम के पुर्जे लगते हैं, टाइटेनियम मटेरियल लगता है जो कि हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और ब्रह्मोस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें मार गिरा दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने गांधी स्मृति में जम्मू कश्मीर शांति की ओर विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि कश्मीर घाटी में शांति भंग करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया उनकी पहचान स्पष्ट रूप से हो चुकी है, NIA जांच कर रही है। उनकी तस्वीरें, उनके नाम ये पब्लिक डोमेन में मीडिया के माध्यम से आ चुके हैं। ये मैं कह सकता हूं कि इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती है। आज यहाँ से ये कहना कब वो विजय जी खुशखबरी सुनेंगे वो तिथि बताना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में मैंने देखा है कि किसी भी तंजीम का बड़ा से बड़ा कमांडर बचा नहीं है। इनका भी हसर वही होना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्पेन की यात्रा पर हैं। उन्होंने स्पेन यात्रा के पहले दिन मैड्रिड में भारत और स्पेन के बीच फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में दोनों देशों को रचनात्मक और व्यावसायिक रूप से लाभ पहुंचाने वाले फिल्म को प्रोडक्शन के अवसरों पर महत्वपूर्ण चर्चा के साथ फिल्म सह निर्माण को बढ़ावा देने MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता स्पेनिश फिल्म निर्माताओं को मध्य प्रदेश में शूटिंग स्थानों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी संभावना है और उन्होंने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश में खनिज, जल, वन, कृषि, पर्यटन इत्यादि से परिपूर्ण आपको शांत और सुरक्षित निवेश के लिए आकर्षक स्टेट के नाते से वो आपको आमंत्रित करता है। हमारे काबिल अफसरों ने सब अलग अलग प्रकार से उसकी विशेषताओं को बताया भी है। पानी, लैंड बैंक, मानव संपदा, सभी प्रकार की एक विकास करने के साथ साथ व्यापार करने की जो आवश्यकता होती है वो सारी बातों को आपके साथ जोड़कर देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने स्पेन दौरे पर हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज जब मैं स्पेन आया हूं तो स्पेन में युवा वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खासकर बदलते दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से खिलाड़ियों के लिए सुविधा जुटाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ तैयार हों, चाहे वे ओलंपिक हो या कोई और टूर्नामेंट हो, हमारी प्रतिभाओं को पर्याप्त अवसर मिले और खेल के अवसर मिले। आज स्पेन दौरे पर मैं ला लीगा कार्यालय आया हूं। यहां विभिन्न देशों के खिलाड़ी खेलते हैं और युवा प्रतिभाओं को अच्छा प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि ला लीगा फुटबॉल को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार और हमारे राज्य मध्य प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार फुटबॉल खेलने में रुचि रखने वाले युवाओं को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे खेलों में देश का नाम रोशन कर सकें। स्पेन में युवा वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खास करके बदलते दौर में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से खिलाड़ियों के लिए सुविधा जुटाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हमारे यहाँ तैयार हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो या और कोई टूर्नामेंट हो, हमारी प्रतिभाओं को पर्याप्त मौका मिले, खेल के अवसर मिले। इसलिए उन्नत खेल के देशों के साथ में भी अच्छे क्लबों से संपर्क हो और वो सब चीज़ें हमारे यहाँ भी आए। इस सिलसिले में हम आज यहाँ स्पेन के दौरे में मैड्रिड में आज मैं ला लीगा फुटबॉल के सुप्रसिद्ध संस्थान में आया हूँ।
और एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787-8 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग सिस्टम की जांच बुधवार को पूरी कर ली और इसमें कोई समस्या नहीं पाई गई। ये जांची नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा 14 जुलाई को जारी एक निर्देश के बाद किया गया। एयर इंडिया ने बताया कि जांच के दौरान स्विच से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया। दरअसल एयर इंडिया ने निर्धारित रखरखाव कार्यक्रम के तहत अपने बेड़े में शामिल सभी बोइंग 787-8 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल TCM भी बदला, जो कि ईंधन नियंत्रण स्विच TCM का एक एकीकृत भाग है। इसके अलावा एयर इंडिया ने पायलटों को निरंतर सतर्कता के महत्व पर जोर दिया और चालक दल के सदस्यों से मौजूदा तकनीकी लॉक प्रक्रिया या कोरोसन सुरक्षा रिपोर्टिंग टूल के माध्यम से किसी भी विसंगति की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया। वहीं एयर इंडिया ने परिचालन सुरक्षा के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए अपनी उड़ान और इंजीनियरिंग टीमों की भी सराहना की। भारतीय पायलट महासंघ FIP ने अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 की दुखद दुर्घटना से संबंधित पारंपरिक निष्कर्षों और सार्वजनिक चर्चाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। महासंघ ने एक स्टेटमेंट में जांच प्रक्रिया से पायलट प्रतिनिधियों को बाहर रखे जाने पर असंतोष जताया। भारतीय पायलट महासंघ का कहना है कि जब तक पूरी जांच पारदर्शिता और तथ्यों पर आधारित न हो, तब तक किसी पर दोष डालना जल्दबाजी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दे। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने भारत के महापंजीयक RGI से आधार संख्याओं से जुड़े मृत्यु रिकॉर्ड साझा करने का अनुरोध किया है। RGI ने अब तक नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करते हुए 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड उपलब्ध कराए हैं। उचित सत्यापन के बाद लगभग 1.17 करोड़ आधार संख्याएं निष्क्रिय कर दी गई हैं। गैर CRS राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है। अब तक लगभग 6.7 लाख मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त हो चुके हैं। UIDA ने धोखाधड़ी और ऐसे आधार संख्या के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए आधार संख्या को निष्क्रिय करने का निर्णय लिया है। UIDAI ने माय आधार पोर्टल पर एक नई सेवा परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना शुरू की है। ये पोर्टल व्यक्तियों को अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु की सूचना देने की अनुमति देता है। और हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। धीरे धीरे हापुड़ में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। यात्रा मार्गों के चारों तरफ CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। इनसे मार्गों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस मोबाइल कांवड़ बाइक लगाई गई हैं, जो 24 घंटे तैनात रहेंगी। धार्मिक स्थलों, संवेदनशील क्षेत्रों और आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा और पुलिस गश्त के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तरफ से पूरा फोर्स प्रबंधन किया गया है। मंदिरों में भीड़ मैनेजमेंट का पूरा काम किया गया है और रूट चिन्हित किए गए जिन रूट पर कांवड़ जाएगी और प्रॉपर डाइवर्जन प्लान किया गया है, क्योंकि पुलिस ने उसको डाइवर्जन को प्रभावी कर दिया है। और जो भी रूट है उन सब रूट पर जो भी रूट की साफ़ सफाई थी उसके लिए भी संबंधित विभाग के द्वारा साफ़ सफाई किया जा रहा है। और पूरा रूट जो है उस पर CCTV कैमरे की निगरानी पर जगह जगह पर CCTV कैमरे लगाकर किया गया है और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। साफ सफाई, लाइट इत्यादि, कोई भी जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी वहाँ से हटवा दिया गया है, जिससे कि कोई भी परेशानी ना हो। नगरी में जो है जो भी इंस्पेक्टर पोस्टिंग है उनको
को ये निर्देश दिए गए हैं कि लगातार सुबह शाम दुकानों की चेकिंग करें। मेरे द्वारा भी दुकानों की चेकिंग की जा रही है, पिछले दिन भी की गई थी, आज भी शाम तक मैं जाऊँगा। हमारा मतलब चेकिंग अभियान मेनली दुकानों पर और जो गढ़खादर क्षेत्र में अवैध शराब बनती है उसके खिलाफ है। और मुंबई में भीड़ और हादसों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है। इसके तहत राज्य सरकार कार्यालय समय में लचीलापन लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। साथ ही ट्रेन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार अन्य परिवहन विकल्पों जैसे बस, टैक्सी और निजी परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इस पहल का मकसद 5 जून को हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन दुर्घटना जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इससे पीक आवर्स के दौरान ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही अवैध रूप से चल रहे ओला और उबर टैक्सियों पर भी सख्त कार्रवाई की जानकारी दी। रेलवे में 5 जून में जो घटना घटी थी, 4 लोग मृत्यु जगह पे हो गए थे, एक अस्पताल में मृत्यु हो गया, 9 लोग जख्मी थे। हमारे वहाँ के सांसद श्रीकांत शिंदे जी ने तो छत्रपति शिवाजी रुग्णालय में जो जख्मी थे उनको, जो सीरियस थे उनको तो जुपिटर हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लेके गए। तो हमारा ये कहना है कि 5000 से ज़्यादा हर साल जो मृत्यु होती है रेलवे अपघात में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी पैरेलल जो हमारी टैक्सी है या बसेस है या हमारी एसटी है या हमारी मेट्रो है, तो हम पैरेलल ये तो सहूलियत दे ही रहे प्रवासियों को, मगर साथ साथ में अगर टाइमिंग चेंज हो जाएगा तो टाइमिंग चेंज की वजह से लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि रेलवे के ऊपर जो लोड आता है कि 8 और 10 के पीक पीरियड में वो लोड कम हो जाएगा। तो हमने राज्य शासन के माध्यम से भी आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा भी हम सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 बजे का अगर ऑफिस रहेगा तो आप 10 से 5 की बजाय 10 से 6 आप काम करो, 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़ेगा अगर 1 घंटा आप लेट आए तो। और भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत में अगले 2 दिन के दौरान और अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। कल देर रात केरल के कोझिकोड के कई हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर भारत की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने उत्तराखंड, उत्तर पंजाब, पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। छत्तीसगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पहले मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के सतना, सीधी, उमरिया और रेवा के लिए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया था। वहीं बिहार में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गर्जन के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। वहीं ओडिशा की बात करें या झारखंड में रिमझिम बारिश के अलावा तटीय और साथ में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में हल्की से मध्य बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान बताया गया है। वहीं कई राज्यों में भारी बारिश के बाद जलभराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो मौसम का हाल इस वक्त हम आपको बता रहे थे कि कहां पे कितनी बारिश हो सकती है। खास तौर पर उत्तराखंड की बात की जाए तो प्रदेश भर में आज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सुबह से ही राज्य की राजधानी देहरादून, नैनीताल और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है और बाकी जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज देहरादून, नैनीताल सहित 5 जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका बताई गई है। ऐसे में वहां जिला अधिकारी को ऑरेंज अलर्ट के तहत अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के कारण राज्य में 58 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास जारी है। और राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। हाल ही में कई जिलों में भारी बारिश ने प्रभाव दिखाया, लेकिन बुधवार को ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम उमस भरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण आज रात से शुक्रवार तक कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर में बारिश की संभावना है।
पिछले 24 घंटों में उदयपुर, जयपुर, नागौर, हनुमानगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में बारिश दर्ज की गई। ये लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों में पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ सकता है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके प्रभाव से कोटा और भरतपुर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि जयपुर, अजमेर और उदयपुर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि राजस्थान में अब तक 108.9% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से मानसून बिल्कुल मेहरबान नजर आ रहा है। इस बार मानसून की एंट्री राजस्थान में बेहद दमदार रही है। अच्छी बारिश के कारण बांधों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक 213 सूखे बांधों में पानी आ चुका है और 76 बांध लबालब हो गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। में पानी से लबालब हुए बांध, राजस्थान के लिए मानसून लाया खुशखबरी। राजस्थान में अच्छी बारिश से बढ़ा बांधों का जलस्तर। राजस्थान के बांधों में पहुंचा 58% से अधिक पानी। छह बांध हुए लबालब, जनता खुशी से झूमी। किसानों को पानी मिलने से अच्छी फसल होने की उम्मीद। राजस्थान में मानसून में अच्छी बारिश के कारण बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले कोटा बैराज की बात करें तो चंबल नदी में लगातार पानी की आवक के चलते कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज की भराव क्षमता 854 फीट है। बांसवाड़ा में स्थित माही डैम का जलस्तर बढ़कर 272.25 मीटर पहुंच गया है और कुल भराव क्षमता 281 मीटर है। वहीं चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर बांध का जलस्तर 1153.79 फीट तक पहुंच गया है। इसकी भराव क्षमता 1157.50 फीट है। टोंक जिले के 34 बांधों में टोडी सागर, मासी और सहोदरा सहित 7 बांधों में 75% से अधिक पानी की आवक हो चुकी है। वहीं जिले के सबसे बड़े बांध बिसलपुर बांध का जलस्तर भी 314.15 मीटर के पार हो चुका है। इस बार पानी की अच्छी आवक हुई है और अगर पिछले वर्षों के डेटा अपन देखें तो ऐसा प्रतीत है, पिछले डेटा के कंपेयर में 25 साल में जुलाई माह के अंदर पहली बार डैम का इतना अच्छा जल स्तर प्राप्त हुआ है और बारिश की जो संभावना लग रही है और पानी की जो आवक है उससे ये लग रहा है कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में पहले गेट खुलने की संभावना है। आप सागर बांध में अभी लगभग 440 MCM पानी आ चुका है, जिसके प्रमुख सोर्स यहाँ पर गुंजाली नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे फाल्गु है और रावतभाटा का लोकल कैचमेंट छोटे बड़े नाले जो बांध में जुड़ते हैं। रोहनपुर जिले का जो एवरेज रेनफॉल है वो 650 mm है। बांधों की बात करें तो बांध हमारे पास जो है पहले हमारे सिंचाई विभाग के पास 7 बांध थे, लेकिन अभी हमारे पास 18 बांध जो है पंचायती राज के और आ चुके हैं। पानी की मात्रा बढ़ने के बाद इस बार प्रदेशवासियों में भी खुशी की लहर है। लोग बांधों को देखने भी पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों को भी फसल पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। बढ़िया बारिश हो रही है क्षेत्र में, इससे बांध का जो भराव है वो पूर्णतः जो भराव सीमा जो है बांध की उसके नज़दीक पहुंच चुका। अब ईश्वर ने चाहा तो कुछ ही समय में बांध के गेट भी खुल जाएंगे और इससे आने वाले समय में किसानों के फसलों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो पाएगी। कोटा बैराज के गेट खुल रहे हैं, अच्छा पानी आ रहा है इसमें, इससे पानी से बहुत अच्छे फायदे होते हैं हमारे क्या तो किसानों को काम भी आते हैं। बारिश बढ़िया हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हुई है और किसानों के लिए बढ़िया है, अच्छा है, फसल के लिए अच्छा है। अच्छा लग रहा है, हम घूमने आए थे यहाँ से देखने में कोटा बैराज एक नंबर सीन हो रहा है। मतलब राजस्थान के बांधों में 58% से अधिक पानी पहुंच गया है, जो पिछले साल से 15% अधिक है। इन बांधों में पानी की चादर देखने स्थानीय लोग और पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। जल्द ही बांधों के पूर्ण भरने की संभावना है, जो कि खुशहाली का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
आइए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में कॉमन सर्विस सेंटर CSC का 16वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज UPI का पेमेंट वीजा क्रेडिट कार्ड से ज्यादा हो गया है। आज 90% गांव तक CSC की पहुंच है। मोदी जी के दूरदर्शिता से UPI का पेमेंट वीजा से ज्यादा हो गया है। 80-90% गांवों तक आप लोग पहुंच गए हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने AI मिशन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसके तहत 10 लाख लोगों को फ्री में AI की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 5.5 लाख CSC से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। आप सबको फ्री में AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। AI मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस AI मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है कि करीब 10 लाख लोगों को AI स्किल्स में तैयार करेंगे। तो आप सब उसमें 5.5 लाख VLEs अपने हैं, आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा के बालटाल ट्रैक पर यात्रा बहाली के लिए अभियान जारी है। क्षेत्र में भूस्खलन की घटना तुरंत बाद बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO ने मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। बालटाल के इलाके में CRPF की टीम ने भी अन्य सहयोगियों एजेंसियों के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया और संकटग्रस्त लोगों की मदद की। DIG श्रीनगर ने एक्स पर बताया कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा उनकी टीम आगे रही है और अटूट प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के कारण एक परिसर ढह गया, जिससे कई दोपहिया वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। और खगोलविदों ने शक्तिशाली सौर विस्फोटों की एक श्रृंखला के पीछे के जटिल कारणों का पता लगा लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मई 2024 के दौरान लद्दाख का आकाश आर्कटिक क्षेत्रों में देखी गई उत्तरी रोशनी की तरह जगमगा उठा। कोरोनल मास इजेक्शन नामक इस दुर्लभ घटना की तीव्रता पिछले 20 वर्षों में देखी गई किसी भी घटना से अलग थी। CME सूर्य के कोरोना से चुंबकीय प्लाज्मा के विशाल उत्सर्जन है। जब ऐसे सौर विस्फोट पृथ्वी की ओर निर्देशित होते हैं तो वे भू चुंबकीय तूफान पैदा कर सकते हैं, जो उपग्रह संचालन, संचार प्रणालियों और बिजली ग्रिड को बाधित कर सकते हैं। और केंद्रीय कैबिनेट ने 24,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के परिव्यय के साथ 36 योजनाओं को मिलकर PM धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से यूपी के बाराबंकी के किसानों में उत्साह का माहौल है। किसानों ने कहा कि सरकार का निर्णय अच्छा है, इससे किसानों की आय दोगुनी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो PM धन धान्य योजना की कैबिनेट में स्वीकृति दी है, इससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भारत के वो किसान जो अभी तक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, जिनकी जमीनों में अभी तक एक ही बार फसल हो पा रही थी और बाकी समय उनकी जमीन पूरे वर्ष पड़ी रहती थी, उसमें उत्पादन बढ़ेगा। निश्चित तौर पर किसानों की आय दोगुनी होगी। ये एक अच्छी योजना है। अगर ये सही से धरातल तक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच गई तो कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से विकास आएगा और किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ेगी। हम सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा एवं सजग सोच रहे हैं। हम किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयासों का प्रयास कर रहे हैं।
और केंद्रीय कैबिनेट ने 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाले पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में 36 योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 100 कृषि जिलों को विकसित किया जाएगा। इस फैसले पर झारखंड के किसानों ने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। किसानों ने कहा कि पीएम के इस फैसले से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। जब से मोदी जी आए हैं कि किसानों के हित की ही बात वो हमेशा करते आए हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी जब तक रहेंगे कि हम लोग किसान जितना भी हैं उनसे खुशहाल हम लोग रहते हैं। जितना पीएम किसान है ना, तो हम लोग को सब वो टाइम से मिल जाते हैं। हम लोग इतना खेती नहीं कर पाते थे। 2014 से पहले इतना खेती हम लोग कभी नहीं करते थे। इस योजना से उम्मीद है कि हमें किसानों को लाभ भी होगा, जिससे मतलब कि खेती बाड़ी भी बढ़िया से हो सकेगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं। पीएम आज ही लॉन्च की है पीएम कृषि धन धान्य योजना, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि किसानों के लिए बहुत योजना लाए हैं और किसानों के बेहतर विकास के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है। अभी तक तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और ये योजना किसानों के लिए बहुत हद तक लाभ का होगा, जिससे किसान तरक्की करेगा तभी हमारा देश तरक्की करेगा। धन योजना जो है, प्रधानमंत्री धन योजना जो है प्रधानमंत्री का, ये बहुत सुनहरा योजना है और गरीबों को हमको लगता है कि आने वाला दिन में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। कि लचर स्थिति था झारखंड में, समय पर बीज नहीं मिलता है, समय पर आपके खाद नहीं मिल पाता है, दवा भी नहीं मिल पाता है, तो जैसे तैसे लोग काम करते थे। अगर प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में लेकर पहल किए हैं तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग तो बहुत खुश हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ के मुद्दे पर जापान को भेजे गए पत्र के अनुसार काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के साथ जल्द ही व्यापार समझौता हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही अच्छे व्यापार समझौते की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा समझौता उन 150 छोटे देशों के साथ हो सकता है जिनके साथ फिलहाल हम बातचीत नहीं कर रहे हैं और जिनके साथ हमारा ज्यादा व्यापार नहीं होता है। ब्राजील ने अमेरिका से मई में भेजे गए व्यापार प्रस्ताव पर जवाब देने की अपील की है। यह अपील तब आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त से ब्राजील से आयातित सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अलाकिमे ने कहा कि अमेरिका और ब्राजील के बीच बातचीत अब जरूरी हो गई है। एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ब्राजील की सरकार अब भी अमेरिकी अधिकारियों के जवाब का इंतजार कर रही है और बातचीत की समय सीमा बढ़ाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच ब्राजील के विदेश मंत्रालय और विकास मंत्रालय ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सरकार ने मंगलवार को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें 16 मई के प्रस्ताव को दोहराया गया है। उपराष्ट्रपति अलाकिमे ने सोमवार को कहा था कि मई में दिया गया प्रस्ताव अब तक बिना जवाब के है। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बात कर आपसी व्यापार सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। शीनबाम ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दोनों नेता अमेरिका कनाडा मैक्सिको व्यापार समझौते का सम्मान करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों नेताओं ने ट्रंप की ओर से मिली दोनों चिट्ठियों पर भी चर्चा की। शीनबाम ने कहा कि उन्होंने और कार्नी ने 1 अगस्त की समय सीमा से पहले ट्रंप प्रशासन से बातचीत के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन जल्द ही फैंटानिल बनाने और बेचने वालों को मौत की सजा देना शुरू कर सकता है। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीन से आने वाले सामान पर 20% टैरिफ लगाया है क्योंकि चीन इस घातक नशे की आपूर्ति में शामिल है। ट्रंप ने हॉल्ट फैंटानिल एक्ट कानून पर हस्ताक्षर के समय ये बात कही। उन्होंने वादा किया कि वह अमेरिका को इस जानलेवा नशे की लत से मुक्त कराएंगे।
अमेरिकी राज्य अलास्का में आज तड़के करीब 2 बजे भारतीय समयानुसार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.3 रही। इसके बाद राज्य के तटवर्ती इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि कुछ घंटों के बाद ही इसे वापस ले लिया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप अलास्का के पापोक आइलैंड पर सैंड पॉइंट के पास आया। इसका केंद्र जमीन से 36 किलोमीटर नीचे था। हालांकि इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अलास्का भूकंप एजेंसी के मुताबिक यहां एक सप्ताह में लगभग 400 भूकंप दर्ज किए गए। सबसे बड़ा भूकंप 16 जुलाई को अटका के पास 5.1 तीव्रता का था। मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अनुसार 7.0 से 7.9 तीव्रता वाला भूकंप नुकसान पहुंचाने में सक्षम माना जाता है। अलास्का में हर साल लगभग 10 से 15 ऐसे भूकंप दर्ज किए जाते हैं। और सीरियाई सरकार और देश के प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय ड्रूज के नेताओं के बीच नए सिरे से संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। यह कदम दक्षिण सीरिया में कई दिनों तक चले संघर्ष और इजरायल द्वारा दमिश्क पर किए गए हवाई हमलों के बाद उठाया गया है। सीरियाई गृह मंत्रालय ने इस संघर्ष विराम की घोषणा की है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि ये नया समझौता पहले की तरह जल्द ही टूट जाएगा या प्रभावी रहेगा। ड्रूज समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु शेख हिकमत अल हिजरी ने इस संघर्ष विराम से खुद को अलग कर लिया है, जिससे इसकी वैधता और दीर्घकालिकता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। दक्षिणी सीरिया के सौदा क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना प्रमुख इयाज ज़मीर ने सीरियाई सीमा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सैनिकों से कहा कि हम रूस को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। हम सीमा पार से घुसपैठ को रोकने और इजरायली नागरिकों की रक्षा करने और रूस को नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस पर लगातार काम कर रहे हैं। सीरिया पर इजरायली हमले को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि हमें इस बात की चिंता है कि ऐसे सैन्य हमले संघर्ष को और भड़का सकते हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि लड़ाई रुक जाए, क्योंकि युद्ध विराम समझौते के कुछ ही घंटों के बाद सीरियाई सैनिकों और स्थानीय रूस लड़ाकों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। इस घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में पहले से तनावपूर्ण हालात को और जटिल बना दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी अपील की है कि सभी पक्ष संयम बरतें और वार्ता के जरिए समाधान की ओर बढ़ें। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तगड़ा राजनीतिक झटका लगा है। उनकी प्रमुख गठबंधन सहयोगी पार्टी शास ने सरकार से अलग होने की घोषणा कर दी। इस कदम के बाद नेतन्याहू की सरकार संसद में अल्पमत में आ गई। बहुमत खोने से नेतन्याहू सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। इजरायली राजनीति में लंबे समय से किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली शास पार्टी ने सरकार द्वारा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय के लिए सैन्य सेवा से छूट देने वाले कानून को लागू न करने पर नाराजगी जताते हुए सरकार से अलग होने का फैसला किया। पार्टी के मंत्री माइकल मालकिएली ने कहा, वर्तमान स्थिति में सरकार में बने रहना और उसका हिस्सा होना असंभव है। मैक्सिको से सटे सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत करते हुए अमेरिका नया दोहरा बाड़ बना रहा है। दरअसल अमेरिका में अवैध प्रवेश को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सीमा गश्ती दल ने टेक्सास राज्य के एल पासो, हर्ट्सपैथ काउंटी तथा न्यू मैक्सिको समेत एल पासो सेक्टर से इस साल करीब 39,677 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया था। इसे रोकने के लिए अमेरिकी श्रमिक दक्षिणी न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में स्टील की जालीदार बाड़ के ऊपर एक नया द्वितीयक अवरोधक बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई करीब 11 किलोमीटर है। इसके लिए जून में अमेरिकी गृह मंत्रालय की सचिव क्रिस्टी नोएम ने एरिजोना और न्यू मैक्सिको में लगभग 58 किलोमीटर नई सीमा दीवार की जल्द निर्माण सुनिश्चित करते हुए 3 रियायतें दी थीं। अमेरिका की सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग का कहना है कि इन परियोजनाओं से सीमा दीवार के बीच गैपिंग को बंद करने और बेहतर सीमा सुरक्षा संचालन में मदद मिलेगी।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन के द्रोबोपेलिया शहर में एक शॉपिंग सेंटर और बाजार पर हमला किया है। हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और 27 लोग घायल हुए हैं। इस हमले में कई दुकानों, अपार्टमेंट्स और वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। हमले के बाद इलाके में आग लग गई, जिसे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बुझाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे भयावह बताया है। और बांग्लादेश के गोपालगंज में कल हुई हिंसा में 4 लोग मारे गए। ये घटना छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी की रैली के दौरान हुई। गोपालगंज में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सैकड़ों समर्थक पुलिस से भिड़ गए और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शवों को गोपालगंज जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां के डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गोली लगी थी, जबकि अस्पताल में 9 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है जो गोली लगने से घायल हुए हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने बताया कि गोपालगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया है और एनसीपी पर हमला करने वाले अपराधियों को सजा से बचने नहीं दिया जाएगा। ब्राजील में नवंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले बेलेम में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बेलेम शहर में और अधिक कमरे तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। पिछले 3 साल तक ये सम्मेलन ऐसे देशों में हुआ जहां सार्वजनिक प्रदर्शन की पूरी आज़ादी नहीं थी। इसलिए दुनिया भर के पर्यावरण कार्यकर्ता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सम्मेलन अब ब्राजील में हो। ब्राजील ने बेलेम को सम्मेलन का स्थान इसलिए चुना ताकि दुनिया का ध्यान खत्म होते जा रहे वर्षा वनों की ओर जाए। लेकिन आपको बता दें कि नागरिक समूहों ने महीनों पहले से चेतावनी दी थी कि इस अमेज़न क्षेत्रीय शहरों में कमरों की कमी कई प्रतिभागियों के लिए रुकावट बन सकती है। सम्मेलन अधिकारियों के मुताबिक अब तक शहर से ज्यादा 30,000 में कमरे चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि करीब कमरे पर्याप्त 20,000 होंगे। सम्मेलन में इस 45,000 साल करीब लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए अभी भी कमरे कम पड़ सकते हैं। कनाडा के पूर्व में अटलांटिक तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर के जंगली और पहाड़ी इलाकों में भीषण आग लग गई है। अधिकारियों के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई जगहों पर 7 कम से कम आग लग गई है, जिसमें कई केबिन बर्बाद हो गए हैं। स्थानीय निवासियों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रांतीय मत्स्य पालन, वानिकी और कृषि विभाग ने कहा कि चांस हार्बर की जंगल हेक्टेयर 12,000 की जो हेक्टेयर है आग इतने क्षेत्रों में फैल गई है। अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है। फॉर्म्स यानी अग्नि सूचना संसाधन प्रबंधन प्रणाली जुलाई तक 14 से 16 जुलाई तक क्षेत्र के निकट तापीय गतिविधि का पता लगाया था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। भारत के उभरते चेस स्टार आर प्रज्ञानंदा ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ग्रैंड मास्टर ने लॉस वेगास में चल रहे फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन 39 को महज 39 चालों से हराकर चौंका दिया। ये मुकाबला ग्रुप स्टेज के चौथे दौर में खेला गया। इस जीत के साथ ही 4.5 अंकों के प्रज्ञानंदा ने 7 वाइट ग्रुप में संयुक्त रूप में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। खास बात यह है कि अब तक उन्होंने चेस के तीनों फॉर्मेट क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्स में कार्लसन को हराया है। भारत की दिव्या देशमुख ने फीडे विश्व महिला शतरंज कप के प्री क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जिनर झू को हराया। अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें रिटर्न गेम में केवल ड्रॉ की जरूरत होगी। वहीं शीर्ष भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने पूर्व विश्व महिला चैंपियन स्विट्जरलैंड की अलेक्जेंड्रा कॉस्टेन्यूक के साथ कड़े मुकाबले में ड्रॉ खेला। ड्री हरिका ने एक कड़े मुकाबले में फीडे के बैनर तले खेल रही कैटरीना लैग्नो के साथ ड्रॉ खेला। और वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वे ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाफ पहले T20 मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। इसी मैच के बाद रसेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे।
और 37 वर्षीय रसेल 2019 से वेस्टइंडीज़ के लिए विशेष रूप से T20 प्रारूप में खेल रहे हैं और आपको बता दें कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय 84 मैच खेले हैं। और झारखंड में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली से जनता बेहाल है और बारिश के मौसम में लोगों पर इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है। खूंटी, चाईबासा, चतरा, बोकारो और यहां तक कि राजधानी रांची के नजदीक सिल्ली में नदियों और नालों को पार करने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई जगह बांस के पुल या जुगाड़ तकनीकी सहारा है। देखते हैं बारिश में बदहाल झारखंड से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड के कई इलाके मूलभूत सुविधाओं से वंचित। भारी बारिश से लोगों पर पड़ी दोहरी मार। बेसहारा लोगों के लिए जुगाड़ तकनीक बनी सहारा। पुल धंसने से कई इलाकों में थमी जिंदगी। तंत्र की उदासीनता की मार जान जोखिम में डाल लोग कर रहे हैं हर रोज सफर। भाजपा ने सिस्टम पर उठाए सवाल, विकास की अनदेखी का लगाया आरोप। झारखंड में विकास की हसरतें जल के भंवर में हिचकोले खाती नजर आ रही है। कहीं पुल ध्वस्त होने की वजह से जिंदगी थम गई है तो कहीं खाट पर मरीज को ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूली बच्चे तक जिंदगी जोखिम में डालकर विद्या के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर झारखंड के कई जिलों में है जो सिस्टम में लगे दीमक की ओर इशारा कर रहा है। झारखंड में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है और अति बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ये तस्वीर है राजधानी रांची के सिल्ली की लोटा पंचायत की, जहां भंडाटोला में उरांग गढ़ा नदी पर पुल नहीं होने से बांस की पुलिया ही ग्रामीण का सहारा है। यहां तक कि मरीज को भी चारपाई के सहारे अस्पताल ले जाना पड़ता है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के सलैया गांव की है, जहां के लोगों की जिंदगी बरसात में मुश्किलों में फंसी है। नदी पर ना तो कोई पुल है ना कोई पक्का रास्ता। ऐसे में ग्रामीणों के पास जुगाड़ ही रास्ता है। कोई बीमार हो जाए तो मुसीबत और बड़ी, फिर अस्पताल तक ले जाने के लिए। और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 कार्यक्रम में मौजूद हैं। जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इस बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है अहमदाबाद ने। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं टीम अहमदाबाद का। पुनः करतल ध्वनि अहमदाबाद के लिए प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उन शहरों में। दूसरा स्थान प्राप्त किया है भोपाल ने। पुनः जोरदार तालियां भोपाल के लिए। बहुत बहुत बधाई सभी विजेताओं को, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब बारी आती है कि तृतीय स्थान पर जिनका नाम है वो अनाउंस करें। लखनऊ, जोरदार तालियां इनके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ शहर जिनकी जनसंख्या 3 से 10 लाख के बीच है, उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है मीरा भयंदर ने। जोरदार तालियां इनके लिए। ये कैटेगरी है उन स्वच्छ शहरों की जिनकी जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच है। प्रथम स्थान मीरा भयंदर।
ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बिलासपुर ने। जोरदार तालियां बिलासपुर के लिए। पुनः कत्तल ध्वनि सभी विजेताओं के लिए। हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, सभा की ओर से बहुत बहुत बधाई। तृतीय स्थान प्राप्त किया है जमशेदपुर ने। जोरदार तालियां जमशेदपुर के लिए। इनके बाद वो स्वच्छ शहर हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से लेकर 3 लाख तक की है। तो आइए, जो प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है देवास। जोरदार तालियां टीम देवास के लिए, बहुत बहुत बधाई। 50,000 से लेकर 3 लाख तक की जनसंख्या जिनकी है वो स्वच्छ शहर। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है करहाड़ ने। जोरदार तालियां। करहाड़ ढेर सारी बधाई पुनः सभी की ओर से। कत्तल ध्वनि सभी विजेताओं के लिए। तृतीय स्थान प्राप्त किया है करनाल ने। पुनः जोरदार तालियां सभी के लिए, विजेताओं के लिए। सभा की ओर से करतल ध्वनि हमारे सभी विजेताओं के लिए। ये हम सभी की शुभकामनाएं हैं, सभी अवॉर्डीज के लिए। स्वच्छ शहर जिनकी जनसंख्या 20,000 से 50,000 तक है, प्रथम स्थान पाया है पणजी ने। जोरदार तालियां पणजी के लिए। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कंग्रेचुलेशंस। दूसरा स्थान प्राप्त किया है अस्का। अस्का के लिए भी और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। ढेर सारी शुभकामनाएं, पुनः बधाई देते हैं सभी को। तृतीय स्थान प्राप्त किया है कुम्हारी, और कुम्हारी से टीम पधारें कृपया मंच पर, स्वागत है आपका। और ढेर सारी शुभकामनाएं तृतीय स्थान कुम्हारी के लिए। अगली कैटेगरी है वो शहर जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम है। तो प्रथम स्थान इनमें प्राप्त किया है बिल्हा ने। जोरदार तालियां, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वो शहर जिनकी जनसंख्या 20,000 से कम है, या कहें कि वो स्वच्छ शहर। पुनः कत्तल
मनी सभी विजेताओं के लिए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है चिकीटी ने। जोरदार तालियां चिकीटी। पूरी टीम से निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। स्वागत, अभिनंदन, शुभकामनाएं। और इनमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है शाहगंज ने। हम टीम से निवेदन करते हैं मंच पर पधारें। शाहगंज के लिए जोरदार तालियां पुनः सभी की ओर से। सभागार में तालियां गूंज उठनी चाहिए सभी विजेताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे इस समारोह को संबोधित करें और स्वच्छता के इस जन आंदोलन को अपने प्रेरक शब्दों से मार्गदर्शन दें। मैडम। इस समारोह में उपस्थित आवासन और शहरी कार्य मंत्री एवं विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल जी, आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तखन साहू जी, विभिन्न राज्यों और शहरों से आए स्वच्छता से जुड़े जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण, विशेष करके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर और पंजाब के गवर्नर हमारे बीच है, राज्यपाल और गुलाब चंद कटारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस उत्सव में उपस्थित हुए। विभागीय सचिव श्रीनिवास जी, स्वच्छता के क्षेत्र में सक्रिय अन्य संस्थानों के प्रतिनिधिगण, हमारे सफाई मित्रों, देवियों और स्वजन, मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सबने स्वच्छता के राष्ट्रीय महायज्ञों में अपना योगदान दिया है। आप सबकी मैं विशेष प्रशंसा भी करती हूँ। हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का आकलन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2024 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण का आयोजन किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न हितधारकों, राज्य सरकारों, शहरी निकायों तथा लगभग 14 करोड़ देशवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है। निष्पक्ष सर्वेक्षण द्वारा आकलन के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले सभी निकायों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया है। इन सभी प्रयासों के लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी और उनकी पूरी टीम की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। इस राष्ट्रीय अभियान में राज्य सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझेदारी की है। मैं राज्य सरकारों के स्वच्छता प्रतिनिधियों की भी सराहना करती हूँ। स्वच्छता के क्षेत्र में कार्यरत सभी संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। ये समारोह स्वच्छता के जन आंदोलन का एक अनुष्ठान है। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कारों के क्रम में स्वच्छ महाकुंभ के लिए स्पेशल मिशन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। महाकुंभ 2025 विश्व इतिहास का सबसे बड़ा जनसमागम था। मुझे भी पवित्र त्रिवेणी संगम में अवगाहन करने का सौभाग्य मिला था। महाकुंभ 2025 में स्वच्छता और श्रद्धा का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। अतः स्वच्छ महाकुंभ हेतु विशेष
उल्लेख पुरस्कार के लिए मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, स्वच्छता पर बोल देना प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का आधार रहा है। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। मुझे आज भी साफ सफाई करने का अवसर यदि मिल पाता है, मैं उसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे संस्कार और स्वभाव का और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा रहा है। प्राचीन साहित्यों तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में अयोध्या, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और हम्पी जैसे नगरों की भव्यता और साफ सफाई के विवरण प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर वर्ष 2021 में की गई थी। गांधी जी स्वच्छता का धर्म, आध्यात्म और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे। मैंने स्वच्छता से जुड़े कार्यों से ही जनसेवा की अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। नोटिफाइड एरिया काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरी वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य को देखती थी और सफाई मित्र सहित अन्य लोगों की सलाह भी लेती थी। हमारे सफाई मित्र हमारे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। पिछले वर्ष मैंने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में आयोजित सफाई मित्र सम्मेलन में भागीदारी की थी और सफाई भी की थी। मेरे लिए वो सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक रहा है। सफाई मित्र की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों और सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कारों के लिए मैं पुनः मंत्री जी और सभी संबंधी लोगों की सराहना करती हूँ। इस पुरस्कार के विजेताओं को भी मैं विशेष बधाई देती हूँ। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के पास प्रायः संसाधनों की कमी होती है। इसके बावजूद ऐसे छोटे शहरों ने स्वच्छता के प्रतिमान स्थापित किए हैं। ऐसे छोटे शहरों की स्वच्छता से जुड़े सभी लोग विशेष बधाई के पात्र हैं। जो शहर स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करते रहे हैं, उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल करने की नई पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। हमारे विद्यार्थी स्वच्छता को जीवन मूल्यों के रूप में अपनाएं, इस उद्देश्य से स्कूल लेवल असेसमेंट की शुरुआत की गई है। इस प्रयास के बहुत लाभदायक और दूरगामी परिणाम होंगे। इस तरह के अनेक नवीन प्रयासों के लिए मैं पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, किसी भी वस्तु का कम से कम मात्रा में उपयोग करना, बार बार उपयोग करना, पुरानी हो जाने पर उसे वस्तु का किसी दूसरे काम में प्रयोग करना, जो था फेंकने और व्यर्थ करने से परहेज करना हमारी जीवन शैली रही है। सर्कुलर इकोनॉमी के मूल संविधान तथा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की प्रणालियों भी हमारी प्राचीन जीवन शैली के आधुनिक और व्यापक स्वरूप है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी सिद्धांत के प्रमाण स्वरूप मुझे आज मोमेंटो भी दिया गया है, इसलिए मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उदाहरण के लिए जनजातीय समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली में सादगी होती है। मैं वे
मौसम हो या पर्यावरण के अनुकूल तथा सबके साथ साझेदारी करते हुए संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करते हैं। वे प्राकृतिक उपादानों का अपव्यय नहीं करते हैं। ऐसे संस्कार, व्यवहार और परंपरा को मजबूत बनाने में सर्कुलरिटी की आधुनिक प्रणालियों को अपनाना आसान हो सकेगा। वेस्ट टू वेल्थ के संदर्भ में मैं ये कहा करती थी, वेस्ट इज वेल्थ। जिस चीज को सामान्यतया वेस्ट समझा जाता है वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं। उस मूल्यों को जिन तरीके से उजागर किया जा सकता है उन पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लाखों महिला उद्यमी और अनेक महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट टू वेल्थ में जुड़े हैं तथा कुछ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। देवियों और स्वजनों, वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन में पहला और महत्वपूर्ण चरण के सर्च सेग्रीगेशन, इस चरण पर सभी हितधारकों तथा प्रत्येक घर परिवार को सबसे अधिक ध्यान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में सफल स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहा है। जीरो वेस्ट कॉलोनीज अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घर के बड़ों को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं। देवियों और स्वजन, स्वच्छता के क्षेत्र में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कोई कठिन चुनौतियां का सामना भी कर रहा है। प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर नियंत्रण करना तथा उनसे होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। भारत में प्लास्टिक के प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत के आधे से कम है। समुचित प्रयोगों के बल पर हम देश के प्लास्टिक एमिशंस को बहुत कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक वाले कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएंगे। उसी वर्ष प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के दिशा में भी सरकार ने जारी किए हैं। प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स तथा इंपोर्टर्स सहित सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि इन गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे और विश्व के स्वच्छतम देशों में से एक हैगा। मुझे लगता है ये आज जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया, बार बार एक एक जो राज्य 3-4 बार जो उनके राज्यों के अंदर जितने भी शहर हैं वो पूरा स्वच्छ बनाए हैं और एक बार नहीं बार बार वो स्वच्छ बनाए हैं। मुझे लगता है ये जो 2047 विकसित भारत का हम स्वप्न देखते हैं या उसी दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन बहुत ही उज्जवलमय होगा, बहुत ही सुंदर होगा। ये पूरा विश्व इसको देखेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का नवा संस्करण आयोजित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर को देश के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान दिया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल की थीम पर केंद्रित रहा।
राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी देशवासी इस मुहिम में शामिल होंगे और दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में से एक बनेगा। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री दादिया गांव में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना है। इस सम्मेलन में सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों का लाभ उठाने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 का विषय है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। हमारे देश की बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहां विकास की गूंज खेतों, गांवों और शहरों में सुनाई देती है। देश की सहकारी समितियां इनका एक मौन किंतु शक्तिशाली आधार है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने तक सहकारी समितियों ने समावेशी विकास का ताना बाना बुनने और सहकार से समृद्धि की भावना का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में ऊर्जा संवाद 2025 में भाग लिया। भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और परिवर्तन लक्ष्यों पर केंद्रित ये संवाद स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान ऊर्जा संवाद में भारत का हाइड्रोकार्बन आउटलुक 2024-25 भी लॉन्च किया गया। Is that I'm not worried at all. If something happens, we'll deal with it. If, for instance, major buyers of oil, major suppliers of oil just go off the market, well, there was worry when some of them went off the market earlier, which same thing happened. You either divert. वो हमारे यहाँ कहावत है ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है. I think we've got a lot of scope in that. There are a lot of new suppliers coming on the market. Our own E&P is going to go up soon. We have enough oil. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त तेल उपलब्ध है, वहीं तेल आपूर्ति के कई स्रोत बन रहे हैं। The Prime Minister's mindset is we have to change this and we have to do E&P now because it's part of our overall philosophy, our self-reliance, Atmanirbhar, etc. But you know, we think that with all the fundamental progress we are making, and we made a lot of progress in biogas, biofuels, we've gone to 20%, green hydrogen, great story, but you will still need traditional energy for a long time. For that, you must do E&P. So we brought this act, and even after the act was finally cleared by both houses of parliament, we put the implementing regulations on the net. भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट का कायाकल्प होगा। यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मुंबई के मेसर्स सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के माध्यम से जिला सतना में मां मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में विभिन्न विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में यमुना वाटिका का दौरा किया। उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ बांस थीम वाले बांसेरा पार्क भी गए। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर खुशी जताते हुए कहा कि जन केंद्रित नीतियों के कारण बुनियादी ढांचे का विकास अभूतपूर्व और अकल्पनीय है। हर घर में बिजली, शौचालय, गैस कनेक्शन और इंटरनेट उपलब्ध है। Infrastructural development has been phenomenal, unimaginable. People-centric policies have resulted in electricity, toilet, gas connection, internet in every household, educational facility and health facility available virtually next door. Connectivity in all facets has been high speed, high efficiency, and time has been reduced. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश में विकास दर तेजी से बढ़ रही है। इसने भारत को दुनिया का सबसे आकांक्षी राष्ट्र बना दिया है। Our economy during this period, the rise has been the topmost amongst large economies. The development witnessed during last decade is unmatched. The growth has been more than 65%. This has made India the most aspirational nation in the world. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें फिलहाल, नमस्कार।